हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। ये जो चैप्टर है आपका, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह लेखिका जो है वो अपनी नानी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, उनकी आखिरी इच्छा के बारे में बताती हैं, जिस इच्छा के चलते उनकी जो माता जी हैं, उनकी माँ है, उनकी शादी उनके पिता से हुई थी। ठीक है, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो अध्याय है आपका, ये एक संस्मरण है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया। सो प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने को से रोक दिया गया था। तो यहाँ पे लेखिका मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मेरी माँ की शादी जो है एक पढ़े लिखे लड़के से हुई, जैसा कि मेरी नानी की इच्छा थी कि वो जो है स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। और उसी स्वतंत्रता सेनानी जो है उस कार्य के चक्कर में उनको अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से क्या किया गया था, रोक दिया गया था। तो ICS जो है प्रशासनिक सेवा में एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि अच्छी जॉब होती है। ठीक है, सिविल सर्विसेज की। तो उसमें उनको बैठने से रोक दिया गया था। वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, हालांकि जिनकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, यानी उनके पास पुश्तैनी जो है कुछ नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब माँ जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि वो मजबूर थी अपनी माँ के जो सिद्धांत थे, अब गांधी जी के जो सिद्धांत थे, ठीक है, सादा जीवन जीना और ऊंचे ख्याल रखना, उस पर वो मजबूर दिखाई दे रही थी। क्योंकि माँ के चलते उनकी शादी जो है ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से कर दी गई थी, और पति के ऐसे होते हुए वो जो है इस तरह के ख्याल रखने को मजबूरी यहाँ पर बताया जा रहा है। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनखा खा जाती थी। तो खादी की साड़ी उनको पहननी पड़ती थी जो उनको भारी लगती थी, और वो बहुत दुबली ऐसी थी। ठीक है, इसलिए कहा गया है। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, और जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। तो यानी उनको साड़ी जो है डालना नहीं आता था, जिससे वो उसकी प्रैक्टिस करती थी डालने के लिए। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि 2 ही पोछी और छींके पे टांग दी। तो उनको देखकर उनकी सास यानी जो लेखिका की दादी हैं वो उनके ऊपर व्यंग्य करती थी कि बहू ऐसी है 2 ही पोछी, यानी एक तरह से जैसे कोई काम ना कराया जाए। ठीक है, और एक तरह से छींका होता है ना, कि जैसे कोई चीज़ बिल्कुल अलग से रखनी हो जिसको छेड़ा ना जाए, उसको ऊपर की तरफ टांग दिया जाता है। तो इसको जो है छींका बोला जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि 2 ही पूछी, यानी नहा धोकर बस जो है उनसे वो इतनी दुबली पतली कि उनको कोई छेड़े ना, उनसे कोई काम ना कराए। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी इस बारे में किसी ने कोई बात भी नहीं की। क्यों नहीं की, उसकी 2 वजह थी। तो अब क्यों ऐसा बोला गया है, उसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। यानी जो लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, उनके जो दादा हैं, ठीक है, वो भी क्या थे, वो साहबों से खासे अभिभूत, यानी जो अंग्रेज़ थे उनसे अभिभूत थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। नाना पक्के साहब माने जाते थे, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वो डिग्री लेकर आए थे। तो उनके तौर तरीके, रंग ढंग सब कुछ जो है वो विलायती था, जिसके कारण लेखिका उनको यहाँ पर अंग्रेज कह रही हैं। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे में मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब से वो अंग्रेज़ थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, यानी सभी जो है उनके क्या थे, प्रशंसक थे। ठीक है, उनकी उनकी जो है प्रशंसा करते थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। कि यानी लड़का बेशक जो है वो स्वतंत्रता सेनानी कहला रहा था, लेकिन दबदबा वो किसका था, वो उनके दादा है साहबी ससुर ही उन्हीं का था। एक आन बान शान वाले, यानी जो मृदुला गर्ग हैं लेखिका, उनके जो नाना जी हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे। तो उनके ससुर का ही था दबदबा। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को
अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। ठीक है, उससे रोमांचक क्या और परिकथा होती। तो यहाँ पर ये इस तरह की कहानियाँ कही जाती थी कि एक आन बान शान जो है, यानी उसके जो उनके साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी जो है क्या सौंप दी, एक नाजुक सी लड़की सौंप दी। यानी एक तरह से यहाँ पे कहानियाँ कही जाती घर में कि किस तरह से जो मृदुला गर्ग है उनके मम्मी पापा की शादी हुई थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी। तो ये दोनों ही बताया गया है कि नाना किस तरह से जो है मान गए और नानी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश कैसे रखी। वे रोमांचक उपकथाएं थी जो उनके घर में कही जाती थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, ठीक है, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता इस तरह कुछ घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। ठीक है, तो उनकी माँ बहुत खूबसूरत, नज़ाकत, उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता, ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी और उनसे कोई ठोस काम करवाने की सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और वो पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी राय ली जाती थी हर एक काम में और उसको निभाया भी जाता था, लेकिन उनसे काम जो है वो कम ही कराया जाता था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको प्रश्न जो दिए गए हैं गद्यांश से हैं और उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पे उनके आंसर लिखने हैं। पहला है आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था। वाक्य में आईसीएस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आईसीएस का क्या अर्थ है? आईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो इंडियन सिविल सर्विस ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ग। सेकंड देखिए, लेखिका ने किनको अंग्रेजों का प्रशंसक माना है? गांधी, नेहरू को, अपने पिता के घर वालों को, आज़ादी के जंग लड़ने वालों को, उपयुक्त सभी को। तो सभी को उसने कहा है कि सभी जो है आज़ादी के जो उसके पिता के घर वाले थे, गांधी नेहरू थे, ठीक है, आज़ादी की जंग लड़ने वाले, वो क्या थे? सभी जो है अंग्रेजों के प्रशंसक थे। तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और गतिविधि जो है वो हम करेंगे। प्रश्न 3 है, लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मज़े की बात क्या थी? तो लेखिका के अनुसार मज़े की बात यह थी कि देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, यही उनके लिए सबसे बड़ी मज़ेदार बात थी। लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो उनकी माँ की विशेषताएं आपको लिखनी है। लेखिका की माँ दुबली पतली, नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। दूसरा, लेखिका की माँ गोपनीय बातों को प्रकट न करना, सत्यवादी, ईमानदार, आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज किस रूप में कहा था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब लेखिका के नाना डिग्री लेकर लौटे तो वे विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे थे। उनका रहन सहन, रंग ढंग, तौर तरीकों को देखते हुए लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज कहा था। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, आईसीएस परीक्षा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आईसीएस की जो परीक्षा है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और इसके बारे में सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो आईसीएस की परीक्षा होती है वो है भारतीय सिविल सेवा। ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार की ओर से नागरिक सेवा और स्थायी नौकरशाही है और सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ की हड्डी है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए मंत्रीगण के साथ वे प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो नीतियों के निर्वाह के लिए सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती है। तो यानी जो मंत्रीगण हैं जो नीतियां बनाते हैं उनके क्रियान्वयन के लिए, यानी उनको अप्लाई करवाने के लिए कौन होते हैं? ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक होते हैं। सिविल सेवक भारतीय संसद की बजाय भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ये सरकार के साथ नहीं बदलते हैं, ये एक तरह से इंडिया में गवर्नमेंट जॉब होती है इनकी। सिविल सेवकों के पास कुछ पारंपरिक और संवैधानिक जो है दायित्व होते हैं और जो कुछ हद तक सत्ता में पार्टी के राजनीतिक शक्ति के लाभ का इस्तेमाल करने से बचाता है। सिविल सेवा में सरकारी मंत्रियों जिनकी नियुक्ति राजनीतिक स्तर पर की गई हो, संसद के सदस्यों, विधानसभा, विधायी सदस्य, भारतीय सशस्त्र बल, गैर सिविल सेवा पुलिस अधिकारियों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।